doing well. Today our topic for discussion is secondary amenorrhea. Yesterday we have learned about primary amenorrhea, but today our lecture for discussion is secondary amenorrhea. So what is secondary amenorrhea? Secondary amenorrhea is cessation of menses for 6 consecutive months in a woman who have previously had regular periods. ठीक है, इनको आप कब कहेंगे सेकेंडरी एमेनोरिया कि जब 6 कंसेक्टिव मंथ्स पेशेंट को पीरियड्स ना आए, तो इसको हम फिर सेकेंडरी एमेनोरिया कहते हैं। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है वो पीसीओज है। यस्टरडे हमने प्राइमरी एमेनोरिया भी पढ़ा था कि पीसीओज है, लेकिन वो लेस लाइकली है। जो सेकेंडरी एमेनोरिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है वो पीसीओज है। ठीक है, पेशेंट्स को इरेगुलर साइकिल्स आते हैं और यूजुअली इरेगुलर एंड प्रोलॉन्ग साइकिल्स होते हैं। ठीक है, पीसीओज को भी हम फिर डिटेल से डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या वजह हो सकती है। ठीक है, कॉजेज़ क्या है और इश्यूज़ क्या होती है। सो पीसीओज का आप देख लें 37% है। अदर जो कॉजेज़ है, द अदर थिंग इज़ प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी, hyperprolactinemia, weight-related amenorrhea, hypogonadotrophic hypogonadism, hyperpituitarism and exercise-related amenorrhea। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास प्राइमरी एमेनोरिया भी और सेकेंडरी एमेनोरिया, तो आपका फर्स्ट ड्यूटी होगा प्रेगनेंसी को फर्स्ट आपने रूल आउट करना है। तो अगर सेकेंडरी एमेनोरिया भी है तो आपने प्रेगनेंसी को रूल आउट करना है। देन उसके बाद फिर आपके पास पीसीओज आ जाता है। ठीक है, इसके हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी एमेनोरिया क्या है, क्योंकि इसके मुख्तलिफ कॉजेज़ हैं अपने लेवल पे। ठीक है, सो डिफरेंट लेवल पे कॉजेज़ है। यूट्राइन कॉजेज़ है। यूट्राइन कॉज में आपके पास एशरमैन सिंड्रोम एंड सर्वाइकल स्टेनोसिस, एंड ओवेरियन में आपके पास पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम आ गया एंड प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी। ठीक है, अदर थिंग्स आर hypogonadotrophic hypogonadism, weight loss, exercise, chronic illness, psychological distress and idiopathic. पिट्यूटरी कॉज में hyperprolactinemia, hyperpituitarism and Sheehan syndrome. एंड आपके पास जो पिट्यूटरी डैमेज हो जाए, ट्यूमर्स, क्रेनोफेरेंजियोमा, ग्लायोमास, irradiations हो गया, हेड इंजरी, सार्कोइडोसिस, ट्यूबरकुलोसिस एंड क्रॉनिक डेबिलिटेटिंग इलनेस। एंड सिस्टमिक कॉज में आपके पास कौन सी आ गई है? वेट लॉस, एंडोक्राइन डिसऑर्डर जिसमें थायराइड हो गया एंड कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, तो ये आपके पास क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सिस्टम वाइज है कि किस जगह पे आपके कॉजेज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से सेकेंडरी एमेनोरिया हो सकता है। सो नाउ वी विल डिस्कस विद दिस हाउ वी डायग्नोज द सेकेंडरी एमेनोरिया। सो वी विल फर्स्ट टेक द हिस्ट्री आप डिटेल लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्रेगनेंसी को रूल आउट करना है, फिर आपने पेशेंट से हिस्ट्री लेनी है। जो पीसीओज के सिम्टम्स है वो आपने पूछने हैं। हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया के जो सिम्टम्स है, हेडेक, ब्लरिंग ऑफ विजन, ब्रेस्ट से आपका ब्रेस्ट मिल्क और अदर आपके जो कॉजेज़ है, तो उसी के मुताबिक आपने फिर कॉजेज़ हिस्ट्री आपने लिए। फिर एग्जामिनेशन आपने करनी है। देन आपने ये मस्ट पूछना है कि अगर सेकेंडरी एमेनोरिया है तो पेशेंट कोई कॉन्ट्रासेप्शन की हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसे ड्रग्स तो नहीं ले रही जिसकी वजह से पेशेंट के जो मेंसेस है वो बंद हो गए। फॉर एग्जांपल यूजुअली हमारे पास जो प्रोलॉन्ग उसमें जो एमेनोरिया हो सकता है, तो यूजुअली ये जो हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव, इसमें अक्सर पेशेंट को प्रोलॉन्ग एमेनोरिया हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें भी आप क्या करेंगे? LH, FSH, प्रोलैक्टिन लेवल, अल्ट्रासोनोग्राफी एंड अदर रिपोर्टिंग डे। लेकिन फर्स्ट आपने यूपीटी करना है, प्रेगनेंसी टेस्ट को आपने रूल आउट करना है। कल भी हमने ये बताया था। ठीक है, प्रेगनेंसी टेस्ट को प्राइमरी में भी रूल आउट करना है और सेकेंडरी में भी करना है। ठीक है, थायराइड को भी प्राइमरी में भी रूल आउट करना है, सेकेंडरी में भी करना है, और जो प्रोलैक्टिन लेवल है वो प्राइमरी में भी रूल आउट करना है, सेकेंडरी में। तो ये बहुत सेम ही ऑलमोस्ट है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने LH और FSH लेवल पे डिसाइड करना है कि उसमें तो आप LH, FSH और साथ में आप क्या फिर यूट्रस और ये चीज़ों को भी देखते हैं ना, क्योंकि वो फिर प्राइमरी एमेनोरिया है तो हम फिर ये कंजेनिटल कॉजेज़ को भी रूल आउट करते हैं। तो फिर हम अल्ट्रासाउंड डिटेल से करते हैं कि हमें पता चले कि यूट्रस प्रेजेंट है या एब्सेंट है। इसमें हमारे पास FSH आपके पास एक एलिवेटेड LH FSH आ सकता है, और एक आपके पास नॉर्मल आ सकते हैं, और एक आपके पास लो FSH एंड LH लेवल आ सकता है। ठीक है, हाइपरगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म, नॉर्मल एंड हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म। ठीक है, इसमें जो हमने ये कॉजेस पढ़ी कि हाइपो के क्या है और हाइपर के क्या है। तो ऑब्वियसली आपके पास जब एलिवेटेड FSH LH होगा तो आपने क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज आपके पास क्या है? प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी। ठीक है, तो प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी आपके पास डायग्नोज हो जाए तो आपने दोबारा भी 4 वीक्स बाद आपने दोबारा टेस्ट रिपीट करना है कंफर्म करने के लिए कि ये बाकी में प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी है या नहीं। ठीक है, इसमें आप क्या करते हैं? यूजुअली
आप फिर अदर कॉजेज़ को भी रूल आउट करते हैं कि क्यों पेशेंट को इतने अर्ली लेस दैन 40 ईयर्स ऑफ एज में अगर पेशेंट की वो मेनोपॉज हो जाए, तो यूजुअली आप फिर इनमें इंपॉर्टेंट कॉज मैंने आपको बताया था कि टर्नर सिंड्रोम इंपॉर्टेंट कॉज है। यूजुअली ये टर्नर मोज़ैक टाइप के जो से वो हैं, इनका आपको जो फिज़िकल अपीयरेंस से पता नहीं चलता, लेकिन इनमें इंटरनली इश्यूज़ होते हैं। तो फिर आपको ये फिर जब आप इन्वेस्टिगेट करते हैं तो आपको कैरियोटाइपिंग में आपको टर्नर सिंड्रोम मिलता है। लेकिन अगर नॉर्मली भी टर्नर वाले अगर आपके पास यूजुअली प्री मेच्योर वे इनसफिशिएंसी के साथ प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास जो वो हो गई है, ठीक है, नॉर्मल और लो FSH-LH लेवल में, ठीक है। तो एविडेंस ऑफ डिसऑर्डर ईटिंग, एक्सेसिव एक्सरसाइज, पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस, तो ऑब्वियसली इसमें आपके पास लो FSH-LH लेवल होंगे, ठीक है, ऊपर से इशू है। सो मोस्ट लाइकली फंक्शनल एमेनोरिया बट कंसिडर क्रॉनिक इलनेस, ठीक है। तो आपने यूजुअली एक्सरसाइज और पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस, तो इसमें आपने फिर क्रॉनिक इलनेस को भी रूल आउट करने हैं। जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि सीलिक डिजीज़ हो गई, थायराइड, डायबिटीज़, जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है ना, ये यूजुअली बहुत इफ़ेक्ट करते हैं ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास अगर एविडेंस ऑफ हाई इंट्राक्रेनियल प्रेशर, हेडेक, वॉमिटिंग, विजन, तो आप फिर MRI करेंगे ओवेरियन ऑफ पिट्यूटरी न्यूप्लाज्म को रूल आउट करने के लिए, ठीक है। आपके पास अगर एविडेंस ऑफ हाइपर एंड्रोजेनिज्म है, ठीक है, एक्सेसिव हेयर्स है पेशेंट में के, तो फिर आपके पास या इरेगुलर साइकिल्स हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं, सीरम टेस्टोस्टेरोन, डायहाइड्रोएपिएंडोस्टेरोन एंड 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। अगर पेशेंट एक्सेसिव फेशियल हेयर के साथ आ गई, हिर्सुटिज्म के साथ आई है, तो फर्स्ट आपके पास एक तो PCOS हो गया। फिर आपने अदर कॉजेज़ को भी रूल आउट करने हैं कि वेदर ये लेट ऑनसेट, यूजुअली कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया एक अर्ली ऑनसेट है और लेट ऑनसेट प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी में भी मतलब ये पेशेंट प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। या आपके पास कोई ओवेरियन ट्यूमर तो नहीं है, एड्रीनल ट्यूमर तो नहीं, तो इसके लिए हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो उसमें आप क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल हो गया, डायहाइड्रोएपिएंडोस्टेरोन एंड 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन। अगर आपके पास 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एलिवेटेड होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, तो आपके पास फिर ये डायग्नोसिस हो जाएगी। अगर मीट द क्राइटेरिया फॉर PCOS, तो फिर अकॉर्डिंगली आपने PCOS को ट्रीट करना है। तो PCOS में यूजुअली आपने पेशेंट से पूछना है, इनमें अक्सर आपके पास इरेगुलर साइकिल्स होते हैं, प्रोलॉन्ग साइकिल्स होते हैं, 2 to 3 मंथ्स के बाद आते हैं, हेयर्स होंगे, एक्नी होगा इनमें, और आप अल्ट्रासाउंड करेंगे तो टिपिकल आपके पास वो वाले फीचर्स आते हैं कि ओवरीज में आपके पास सिस्ट बने होते हैं, पेरिफेरली अरेंज फॉलिकल्स आपके पास, इनकी टिपिकल प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास रैपिड ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, अगर पेशेंट का कहें कि ड्यूरेशन शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट हिस्ट्री है कि पेशेंट को एक्सेसिव हेयर्स आ गए और या पेशेंट को अचानक से एक्नी और मतलब बहुत कम ड्यूरेशन में एक्सेसिव हेयर्स आ गई या वेट लॉस की हिस्ट्री, तो फिर आप कंसिडर एड्रीनल और ओवेरियन इमेजिंग, तो एक्सक्लूड ओवेरियन एंड एड्रीनल ट्यूमर्स को आप रूल आउट करेंगे, ठीक है। अगर आपने फॉर एग्जांपल हिस्ट्री ऑफ ऑब्स्टेटिक एंड गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर किए हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ENCs जो करते हैं, ठीक है, तो अगर